हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 का लास्ट सब टॉपिक है रूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। टीचर को एजुकेशन दी जाती होगी या टीचर को ट्रेन किया जाता होगा तो उसका रूट कहाँ से निकल के आता है। इंडिया के जो रूट्स हैं हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई वैदिक पीरियड से शुरू होता है। हमारी जो हिस्ट्री है वो वैदिक पीरियड से शुरू होती है। उसके बाद हमारी आती है मुस्लिम पीरियड। फिर अरेबिक इन्वेजन हुआ हमारे देश में, तो उन्होंने मकतबा और मदरसा लाए। पहले गुरुकुल सिस्टम था। उसके बाद अगर हम देखें मॉडर्न अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें हमारा ब्रिटिशर्स आए। उसमें भी दो सब पार्ट्स हैं, लाइक प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एजुकेशन ज़्यादा रिफाइंड हुई, जो ज़्यादा बिगड़ गई, बीच में बिगड़ चुकी होगी, ब्रिटिश आने के बाद थोड़ी रेनोवेशंस इसमें देखने को मिली, पर उसमें भी बहुत हज़ारों साल सेंचुरीज़ लग गई एजुकेशन को रिफाइंड करने में। और आज के टाइम पे हम देखते हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो काफ़ी हद तक उसमें वर्क किया गया है एंड उस पर बहुत सारी चीज़ें टीचर के बारे में भी बताई गई हैं। टीचर को कैसे पढ़ाना है, टीचर के मेथड्स क्या होंगे। तो ये इसके रूट कहाँ से शुरू होते हैं। रूट हम जानते हैं कि इसका बेस कहाँ से है। तो हम सब जानते हैं कि जो बेस अगर हम बात करें तो बेस तो हमारा 2500 साल BC से ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री जानेंगे टीचर एजुकेशन के बारे में, ताकि आप पेपर में इतना तो लिख पाओ कि कुछ पीरियड्स में एजुकेशन दी जा रही होगी। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गो थ्रू वन बाय वन कौन कौन से ऐसे ब्रिटिश पीरियड में कौन कौन से चेंजेस आए टीचर के लिए, ऐसी कौन सी स्कूल कब खोले गए, कैसे वैदिक एजुकेशन जो नॉन फॉर्मल थी, सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन थी, अब वो कैसे एक सेक्युलर एजुकेशन बन गई। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक व्यक्ति के लिए समझना कि टीचर एजुकेशन का रूट क्या है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रूट्स ऑफ टीचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका रूट का मतलब है कि हिस्ट्री बताइए कि जो टीचर के प्रति मतलब टीचर ट्रेनिंग या टीचर के रिलेटेड कोई भी काम अगर हो रहा है समाज में तो कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं। तो हमको सबको पता है कि टीचर एजुकेशन जो है वो एंशिएंट टाइम में शुरू हो गई थी, जो कि गुरुकुल सिस्टम चलता था, जिसमें गुरु और शिष्य परंपरा चलती थी। और टीचर का जो रोल होता था वो काफ़ी हद तक एक जिसे हम कहते हैं पॉइस होता था, और कह सकते हैं कि नोबल वर्क होता था। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि भाई एक प्योरेस्ट वर्क होता था। इसके अलावा टीचर एजुकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे दी जा रही थी, क्योंकि 1947 के बाद हम आज़ाद हुए थे, तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चल रहा था। ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे वो वैसा ही करके गए। तो हमें इनमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स देखने को मिले, कहाँ कहाँ यू टर्न आया टीचर की एजुकेशन के लिए, कहाँ से शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं। इसमें मेनली हमें पढ़ना होता है कि गुरुकुल सिस्टम, मकतबा मदरसा, क्योंकि हमारे देश में इन्वेजन्स भी हुए थे, अरेबिक इन्वेजन्स जिसे हम मुस्लिम पीरियड कहते हैं। तो उसमें मोहम्मद जो अल्लाह ताला के जो एक वो हैं, तो उन्होंने भी होली बुक कुरान में ये सब टीचिंग्स बताई हुई हैं कि भाई कैसे बच्चे को मुस्लिम के अकॉर्डिंग, मुस्लिम पीरियड के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जा रही थी। तो आप देख रहे हो कि कैसे गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में वैदिक एजुकेशन दी जा रही थी। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट आए जो कि नास्तिक जिसे कहा गया। फिर उसके बाद उसमें भी बंटवारा हुआ। फिर उसके बाद मकतबा मदरसा आए। फिर उसके बाद मिशनरी स्कूल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई 200 साल जी के गए हैं हमारे ब्रिटिशर्स, हमारे कहाँ मिशनरी स्कूल कहते हैं। मिशनरी स्कूल होते हैं जो कि क्रिश्चियन बेस्ड होते हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है। जो भोले वाले लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमें कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है।
रेजिडेंशियल स्कूल अब के टाइम पे आप देखोगे तो रेजिडेंशियल स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये चारों प्रकार के जो सिस्टम्स होते थे ये हम डिटेल में आप देखेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो एक टीचर है वो कभी भी अच्छे से सच रूप से नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वो खुद लर्न नहीं करता। मतलब हम लर्न करें, टीचर खुद लर्न किया हुआ होगा तो ही वो किसी को टीचिंग दे पाएगा। अगर खुद ही उसको नहीं आता है तो वो कैसे किसी को जला पाएगा। अपना खुद का उसका इनलाइटनमेंट होगा या उसको नॉलेज होगा तो ही किसी को अपने दिए से दिया, एक और दिए, बुझे हुए दिए को जला पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो टीचर एजुकेशन है, ये टीचर की जो एजुकेशन दी जा रही है वो सिर्फ एक बंद कमरों में नहीं, एक ओपन इन्वायरमेंट में हर वक्त चल रही है। अगर हम देखें तो एजुकेशन कमीशन जो है हमारा, कोठारी कमीशन, उसमें भी टीचर एजुकेशन के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है कि टीचर को कैसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। BRC, CRC, डाइट, NCTE और ये बहुत सारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, NPE 1986 जो आया था, NCF हो गया, करिकुलम हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये एजुकेशन को बता रही हैं कि हमें एजुकेशन कैसे लेनी है, कैसी टीचर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। अब B.Ed में कैसे मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है कि एक इंस्टीट्यूशन में एक टीचर को कैसे मैनेज करनी चाहिए, हर चीज़ें अपने लेसन प्लान से लेकर अपने इंस्टीट्यूशन के गोल्स के लिए काम करना चाहिए। तो एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है वो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। आज के समय में भी देखें तो काफ़ी हद तक उसमें रेनोवेशंस हो चुके हैं या इनोवेशंस कह सकते हैं कि उसमें हो चुकी हैं। बट जो टीचर जो एजुकेशन दी जा रही है या टीचर जो प्रोफेशन है वो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। मतलब कि कितना पुराना प्रोफेशन हम कह सकते हैं कि ये पुराना प्रोफेशन कैसे हो सकता है टीचर, क्योंकि एंशिएंट टाइम मतलब 2000 2500 साल पुराना अगर हम देखें इतिहास उठा के तो बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ, कि बुद्धि मतलब कह सकते हैं कि नॉलेज कैसे इंक्रीज हुआ। इम्पार्टिंग नॉलेज समबडी एल्स, मतलब किसी को हम नॉलेज दे रहे हैं ना तो उससे और किसी को बताएगा और किसी को बताएगा। मतलब टीचर प्रोफेशन जो है वो सदियों से चलता आ रहा है और उसके एक मूल्य है, मतलब वैल्यू है, उसकी इथोस है उसके सोसाइटी में, एंड वो एक नोबल प्रोफेशन कह सकते हैं कि है। ठीक है। और जो हिस्ट्री है टीचर की, जो हिस्ट्री है वो कैसे है कि भाई इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। पहला तो पार्ट ये है कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उससे पहले का इंडिया कैसा था, जो कि एंशिएंट एजुकेशन से स्टार्ट होता है, जिसमें एंशिएंट आ जाता है, बुद्धिस्ट आ जाता है और उसमें फिर आ जाता है भाई मुस्लिम आ जाता है, फिर उसमें ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो रिपोर्टें हैं वो आ जाती हैं, फिर उसके बाद जब वो हमें छोड़ के चले गए, मतलब हम आज़ाद हो गए उनसे, तो फिर आता है एक पोस्ट इंडिपेंडेंट कि आफ्टर हमने क्या किया, उनके जाने के बाद हमने कैसे एजुकेशन को और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करी। ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड पार्ट इज डील विद द टीचर्स। पोस्ट इंडिपेंडेंट हमने कहा ना कि इसमें दो तरीके से हुआ, एक तो प्री और एक तो था पोस्ट। प्री का तो हमने बता देना है कि इसमें 4 धड़ों में बांटा गया था, जिसमें गुरुकुल सिस्टम, मक्तबाज और ये सब चलते थे, जिसमें टीचर होते थे, सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही थी और वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी थी। जो कि वे ऑफ लाइफ कैसे जीना है। द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर। अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में प्रोग्रेस हो, सब लोग आराम से अपना काम ढंग से करें, प्रोग्रेस करें, तो क्वालिटी टीचर्स की ज़रूरत होती है। कि रीज़न टीचिंग नोबलेस्ट अमंग द ऑल द प्रोफेशन। जितने भी प्रोफेशन इस धरती पे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा काम, ऊंचाई का काम जो होता है वो टीचिंग का। टीचिंग अच्छे से नहीं की जा रही हो, बच्चा बिगड़ सकता है। आज कितने भी क्राइम जो हो रहे हैं वो एक टीचर के बदौलत ही करवाए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर अच्छे से अच्छा नोबल प्रोफेशन है वो किसी टीचर की वजह से ही वो व्यक्ति उधर तक पहुंचा होगा। ठीक। बट अगर हम देखें, अगर जो क्राइम करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिली होती है तो वो ऐसे करते हैं। हाँ, पर कुछ लोग पढ़े लिख के भी ऐसे होते हैं, तो टीचर की वजह से ही तो वो ऐसे, जहाँ तो बड़े बड़े क्राइम करते हैं, जहाँ तो छोटे छोटे क्राइम करते हैं, जहाँ तो फिर
बड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं जीवन में, जो कि हर व्यक्ति करता है। कहने का मतलब है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो एक मतलब नोबल ऑफ नोबलेस्ट है। कहने का मतलब है कि इससे बच्चों समाज में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल काम होता है। किसी को गलत नॉलेज देने से अच्छा आप मत ही दो, ठीक। आधा अधूरा नॉलेज घातक हो सकता है, किसी की लाइफ बिगाड़ सकता है, ठीक। एजुकेशन कमीशन जो होती है, जो कि 1964 की एजुकेशन कमीशन है, वो एक साउंड प्रोग्राम दिया गया है टीचरों के लिए, ताकि टीचर प्रोफेशनली क्या हों, साउंड हों। और ये ओल्डेस्ट और रिस्पेक्टेड है, मतलब एक तो बहुत ही पुराना काम है और एकदम रिस्पेक्ट दी जाती है इस एक टीचर को, क्योंकि एक टीचर बनना बहुत आसान काम नहीं है। हम बोलते हैं ना, चलो बीएड कर लो, कुछ नहीं मिला तो बीएड कर लो। क्यों भाई? इसमें भी आपको एक रिस्पेक्ट दी जाती है भाई। वो रिस्पेक्ट आप मांगने के लिए तैयार हो जाते हो। ओल्डेस्ट है, हमें पता है, और नोबलेस्ट है, बट आप काम करना नहीं चाहते। सस्ता काम करके आप ऐसे ही बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप टीचर बने ही क्यों? मैं कहती हूँ रहने दो, आप अपनी डिग्री वापस दे दो, मत करो, क्योंकि आप किसी की लाइफ ख़राब करोगे। इससे अच्छा आप मत करो। नहीं तो आप डेली कुछ सीखो, लर्न करो और किसी को देने की इच्छुक बनो। नहीं तो आप पहले खुद पढ़ते नहीं और ऐसे किसी को पढ़ाने लग जाओगे तो उसमें काफ़ी डिफ़ॉल्टनेस हो सकती है। टीचिंग प्रोफेशन मजाक नहीं है। लोग मजाक बना रहे हैं, वो डिफरेंट बात होती है। वो उनकी ज़िंदगी मजाक है। रोल एंड फंक्शंस, competence and preparation of the teachers have undergone the imperative changes of for all the times. टीचर का क्या रोल है, उसका क्या काम है, क्या कंपटीशन बच्चे के अंदर डालना है, कंपटीशन, कॉम्पिटेंस, प्रिपरेशन कैसे करनी है, बच्चे टीचर की कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। अब आपने सुना होगा BRC, CRC जो कि गांव के लेवल पे है, PRCs होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जो कि टीचर के लिए काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज उनको चाहिए तो वो ले सकते हैं। समझ नहीं आ रही कोई चीज़, बच्चों को कैसे टैकल करना है, क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। गुड डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन डिफाइंस दैट टीचर एजुकेशन क्या है, ठीक है। ऑल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, ठीक है। जो फॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें करिकुलम होता है, जिसमें बुक्स, डिफरेंट सेक्टर की बुक्स होती हैं, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, और भी जो थ्योरी पार्ट होता है, और कुछ मैथमेटिकल, और एक होता है इनफॉर्मल, कि बच्चे को लाइफ में कैसे जीना है, कैसे वो एडजस्टमेंट कैसे करेगा, साइकोलॉजिकली वो कैसे रहेगा, ये भी, इसकी भी इंफॉर्मेशन एक टीचर दे सकता है, देता है। Experience that helps to qualify to the person assume the responsibility as a member of education profession. कहने का मतलब है कि क्वालिफाइड हो, एक उसको पता हो कि भाई बच्चे को कैसे टैकल करना है, ठीक है। क्वालिफाइड पर्सन हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो कि मुझे क्लास में मैं गया हूँ 10 मिनट, तो मुझे उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, नॉलेजफुल कैसे बनाना है। एज अ मेंबर ऑफ एजुकेशन प्रोफेशन, आप किस प्रोफेशन के हकदार हो, आप कैसे बन जाते हो भाई मेंबर, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और इफ़ेक्टिव बनाती है और आपको अच्छा बनाती है। तो हिस्ट्री की जो एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, ओल्डेस्ट है। ये प्रोफेशन कोई अभी नया बीएड करने से नहीं आया है, ये पहले से ही चला, सदियों से ही चलता आ रहा है। आप देख रहे हो 2500 BC पहले, बिफोर क्राइस्ट के पहले 2500 पहले ही ये प्रोफेशन शुरू हो गया था। अगर शायद ये नहीं होता तो शायद आज में जितनी डेवलपमेंट आज हम देख पा रहे हैं और जितना हम कंजप्शन देख पा रहे हैं सोसाइटी में, वो होता ही नहीं। हम वैसे के वैसे होते, जैसे हम एक जंगल में रहते थे, शिकारी थे, तो वैसे ही रहते हम इंसान क्यों बने, हमारे अंदर सिविलाइजेशन क्यों आई, हम क्यों इतना डेवलप होते जा रहे हैं, एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन कौन दे रहा है? कोई ना कोई है, जो व्यक्ति जो वेले बैठ के सोचता है, समझता है, थिंक करता है, नॉलेज को गेन करता है और फिर स्प्रेड करता है उसको। तो कहने का मतलब है कि टीचर एजुकेशन जो है वो काफ़ी पुराना है, ओल्ड है, और ये 2500 साल पहले का है, इतना हम लिख सकते हैं। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है और इसके साथ हमें रहना होगा। अब
5 भागों में डिवाइड की गई है हिस्ट्री को। टीचर की जो हिस्ट्री है वो 5 वर्गों में डिवाइड की गई है। एक होती है एंशिएंट और मेडिवल, जो कि 500 BC तक, मतलब बिफोर क्राइस्ट के पहले कि कई हज़ार साल तक हमें देखने को मिलती है, जिसमें बुद्धिस्ट फिलोसफी आई, जैन फिलोसफी आई, चार्वाक फिलोसफी आई, फिर उसमें हिंदू की खुद वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में बहुत सारी ग्रंथ नॉलेज, वेदों 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम आज सुन पाते हैं। भगवद गीता हो गई, ये सभी संस्कृत जैसी चीज़ें। अब 5-6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, तो ये लैंग्वेज कहाँ से उत्पन्न हुई? कन्नड़ और तमिल, फिर कह सकते हैं कि उसमें भी बहुत सारी। और ये सभी लैंग्वेजेस कहाँ से आई? ये एक इंसान ने पढ़ा ही होगा, उसमें अपनी दिमाग चलाया ही होगा तो ही आई होगी। ऐसे कैसे आ गई होगी? लॉजिकल सोचने की बात है। दूसरा आ गया बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट जो बुद्ध हुए वो एक, मतलब उनके पास सब कुछ था, जीवन का सब कुछ था, बट उनके पास एक चीज़ नहीं थी जो जिसके लिए वो ढूंढ रहे थे। जब उनको हुआ तो उन्होंने प्रचार भी किया इसका। इसके बाद ये आफ्टर AD अगर हम बात करें तो उसमें जो मतलब बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तो बुद्धिस्ट पीरियड चालू हुआ। बुद्धिस्ट में भी कहीं ना कहीं एंशंट इंडिया में जैसे पढ़ाया गया वेदों के बारे में बताया गया, वैसे ही बुद्धिस्ट में भी, बट उसमें वेदों को स्टैम्प नहीं लगाया गया। उसमें एक ही नॉलेज की बात की गई जिसमें निर्वाण की बात करते हैं। हालांकि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है वेदों में और बुद्धिस्ट में, बट दोनों में कॉमन चीज़ यही थी कि वो नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज की बात कर रहे हैं। मुस्लिम पीरियड फिर आया जब हमारे देश में इन्वेजन हुए, वहाँ से जो लोग आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हुआ हमारे देश में। हम क्यों सोने की चिड़िया कहलाते हैं भाई? हमारे देश में जब ज्ञान का सृजन हुआ तो यहाँ पे बाहर के लोग, जैसे कि चाइनीज़ एक ट्रैवलर था ह्यूंग जो है, वो चलता फिरता आया और वो कहता था कि अगर वो जो एजुकेशन दे रहे थे उस टाइम पे मॉन्क्स थे। मॉन्क्स मतलब जो बुद्धिस्ट में जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होता है, पंडित होता है या ब्राह्मण होता था, वैसे ही बुद्धिस्ट कल्चर है जो, उसमें मॉन्क होते थे। मुस्लिम में मौलाज होते थे, मौलवीज होते थे, जिसमें उन्होंने अपने कुरान की उसको कुरान बताया। फिर उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया, तो ब्रिटिश पीरियड भी अपनी फ़िलोसफी झाड़ने लगा। मतलब कहने का मतलब झाड़ने नहीं लगा, जो सुप्रीम है उसकी कभी भी वो नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता। बट हाँ, ब्रिटिशर ने भी अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, क्राइस्ट को यहाँ पे लाने की कोशिश करी, पर वो इतना हावी नहीं हो पाया, क्योंकि जो मुस्लिम पीरियड है वो काफ़ी हद तक चलता रहा, तो वो घर कर गया यहाँ पे। आज भी अगर हम देखें तो 30-40% मुस्लिम होंगे, बट 80% अगर कहें या ज़्यादा परसेंट अगर कहें तो हिंदू ही हैं, क्योंकि हिंदू पीरियड बहुत लंबे समय तक चला। तो हिंदू हो गए, फिर उसमें भी बुद्धिस्ट हो गए, फिर मुस्लिम पीरियड जो आया वो कुछ समय तक था, थोड़ा कम हुआ उससे, मतलब। और जो ब्रिटिश पीरियड था वो उससे भी कम था, तो क्रिश्चियनिटी इसलिए कम पाई जाती है, मुस्लिम पीरियड भी कम पाया जाता है। और इसी के बीच में एक सिख रिलीजन हम देखते हैं, वो भी पाया जाता है। टीचर एजुकेशन इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 के बाद की बात करता है। चलिए अब हम समझते हैं कि टीचर एजुकेशन क्या है, मीनिंग और डेफिनेशंस ऑफ टीचर एजुकेशन, कि इसका मीनिंग क्या है और डेफिनेशंस क्या हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट एंड इंडिपेंडेंस एरा, कि जो वैदिक एजुकेशन या वैदिक टाइम में जो टीचर की काम था, वो टीचर जो काम कर रहा था वो कैसा होता था, और जो इंडिपेंडेंट एरा है उसमें कैसा करता है। नेचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया,
और गुरुकुल के बेसिक सिस्टम क्या था ये बता दो। मेथड्स ऑफ मकतबा और मदरसा क्या है। कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल क्या है। सबसे पहला आता है टीचर एजुकेशन इन एंशिएंट एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा, जिसमें 2-2500 BC के समकक्ष टू 500 BC इतने तक ही क्या हुआ, हिंदू सिविलाइजेशन चली। और उसका है यहाँ पे बताया गया है कि जो हिंदू फिलॉसफी थी, ठीक है, हिंदू सिविलाइजेशन थी, उसमें जो टीचर टीचिंग करता था वो वेदों के बारे में पढ़ाता था, ठीक है, वेदों के बारे में पढ़ाता था। और 4 क्लासेस होती थी, 4 प्रकार की क्लासेस आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और ये 4 प्रकार की क्लासेस होती थी, जिसमें से सिर्फ ब्राह्मण को ही अलॉटमेंट हुई थी कि भाई वही पढ़ा सकता है, वही पवित्र है, चाहे वो कितना भी काम ही क्यों ना हो, ठीक है, ब्राह्मण ही पढ़ा सकता था और वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, टीचर टीचिंग करता था। और इसमें उसका काम बस इतना होता था कि बस इतना नहीं, कंजर्व करना, जो भी उनके गुरुओं ने बताया उसको कंजर्व करना, एक्वायर करना और प्रमोट करना, नॉलेज को ट्रांसमिट करना अपने चेलों के प्रति। और फिर वैदिक इंडिया में ऐसा ही टीचर को स्पेशल पोजीशन थी, जो कि टीचर की जो पोजीशन थी वो स्पेशल थी, स्टेटस उसका स्पेशल था। और जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते थे उनको ही आगे की उपलब्धि दे दी जाती थी। बट उस समय जो क्वालिटी होती थी, इसमें बताया जाता था कि हेड, हार्ट और हैंड तीनों को इस्तेमाल करना है। गुरु जो होता था वो भरा हुआ होता था स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। और जो सिलेक्शन और प्रिपरेशन थी टीचर बनने की वो बहुत ही रिग्रस थी। रिग्रस मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसमें आपको परीक्षाएं देनी पड़ती थी, वो चाहे सिचुएशनल होती थी ज़्यादा। और इसमें बताया जाता है कि मॉनिटरल सिस्टम हुआ करता था, और जो मेथड होता था इंडक्टिवली होता था, रूल्स डायरेक्ट नहीं बताए जाते थे, जो कि रियल नॉलेज है उसको नहीं बताया जाता था। बाय द हेल्प ऑफ मंत्रास, श्लोकास, the first steps towards the learning is that mantras and shloks that are given to the child. So this is basic of Hindu civilization. टीचिंग जो होती थी वो उपनिषद की होती थी, ठीक है, उपनिषद में दी जाती थी। और इसमें बताया जाता है कि टीचर पर्सनली अटेंशन देता था बच्चे को, कैसे उसको पढ़ाना है। इसकी वजह से क्या होता था कि टीचर और बच्चे के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप बनती थी, कि वो एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर पाते थे चीज़ों को। फ्री होता था भाई, वो टीचर क्या करता था, फ्री होता था, बच्चे के बच्चे को समझता था, वो बच्चा टीचर को समझता था, और आपस में बातचीत करके, क्वेश्चनिंग करके अपने जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्यूशन दिया जाता था। फिर उसमें कहा जाता है कि मॉरल ड्यूटी होती थी टीचर की, एक टीचर की मॉरल ड्यूटी होती थी कि बच्चे को ग्रो करे। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन काफ़ी रहा करता था। भाई ये क्या है। इसके बाद फ्रीडम दी जाती होगी, ठीक है, टीचर को फ्रीडम दी जाती थी, ओरली ट्रांसमिट किया जाता था कोई भी नॉलेज को, ठीक है। और इसमें रिपीटेशन बढ़ी रहती थी, कि रिपीटेटिवली बच्चे को सिखाया जाता था कि बच्चा सीखे, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करे, उसको समझे, जनरलाइज करे, उससे जनरल एरियाज़ में उसको अपना अप्लाई कर पाए। रेपुटेशन होती थी, इनिशिएटर होता था टीचर, ये मेथड्स होते थे। और रिलेशनशिप उसकी बच्चे के डिसिपल्स जिसे हम कहते हैं चेला, उसके साथ कैसी रहा करती होगी, वो काफ़ी इसमें बताया गया है कि वो फ्री होते थे। एक बच्चा जो मतलब पढ़ने आ रहा है उसको फ्री रहता था वो दिमाग से कि मुझे किस गुरु से शिक्षा लेनी है। पर होती तो वो स्पिरिचुअलिटी की थी, कि जिसमें उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, वो व्यक्ति वो ओपन रहता था कि मुझे किससे पढ़ना है। तो आज के टाइम में अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है, क्लासरूम में 35 पीपल्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और उससे एक ही टीचर को पढ़ाया जाता है, मतलब कि उसके लिए चॉइस भी नहीं है। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, अगर हम देखें थोड़ा कंपैरिजन करके देखें तो उस टाइम के
मैथड्स रहे होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहे हैं ये उपनिषद। अब आता है बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो 500 साल BC, बिफोर क्राइस्ट से शुरू हुआ और 1200 AD तक चला। मतलब जब क्राइस्ट का जन्म होने के बाद भी ये चलता रहा 1000 साल तक, या 2-2,500 कैसे कह लो, जैसे कहना आपको कर लो, पर इतना हम बता सकते हैं कि ये बिफोर क्राइस्ट के शुरुआत हुई थी इसकी, है ना। जिसमें बताया जाता है कि बुद्धिस्ट पीरियड क्यों इतना हावी हुआ। वैदिक ही पीरियड चलता है क्योंकि उसमें वैदिक पीरियड में ना कुछ छुआछूत की भावनाएं, या कह सकते हैं कि उसमें हायरार्की बन गई थी, जिसमें बच्चों को ये बताया, मतलब जो बच्चे जो शूद्र होते थे या जो निचली जाति के होते थे वो एजुकेशन ही नहीं ले पाते थे। तो उनको फील होता था कि हमें क्यों नहीं मिलती है, सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों दी जाती है, उनको ही चॉइस क्यों दी जाती है। तो बुद्धिस्ट पीरियड इसी के जवाब में आया था। और ये भी एजुकेशन जो पीरियड था वो रिलीजियस ही था, पर इसमें डिवाइडेशन हुई कि वेद सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही क्यों। तो ये इसके ही उसमें आया था। और देखते हैं कि इसमें फॉर्मल एजुकेशन देना शुरू किया, बुद्ध ने फॉर्मल एजुकेशन देना शुरू किया। फॉर्मल सिस्टम चालू हुआ टीचर ट्रेनिंग का। एक टीचर प्रिपेयर किया जा रहा था तो उसको एक फॉर्मली उसको ट्रेन किया जा रहा था। इस पीरियड में, पहले के पीरियड में बता रहे हैं ना कि कोई भी टीचर बन रहा था, उसमें कोई फॉर्मुलेशन नहीं थी। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर्मल किया गया। टीचर को एक बाकायदा एक परीक्षा से गुजरना होता था। मोनेस्टिक सिस्टम चलता था। मोनेस्टिक क्या होता है? जो कि मॉन्क चलाते हैं, मॉन्क होते हैं। उसमें जो शिष्य पढ़ना चाहता है, ठीक है, एजुकेशन लेना चाहता है, नोवाइस ऑन द एडमिशन शुड प्लेस हिमसेल्फ एज द सुपरविजन ऑफ गाइडेंस ऑफ प्रिसेप्टर। कि जो फुल उसकी जो देखी जाती थी कि भाई टीचर जो भी सेलेक्ट होगा, जो भी पढ़ाया जा रहा था, उसकी प्रॉपर उसकी ली जाती थी, क्लास ली जाती थी कि भाई क्या है तुम्हें, सच में तुम्हें पारंगत है तू इसमें तो ही पढ़ा, ऐसे तो नहीं पढ़ा सकता। तो उपाध्याय जिसे हम कहते हैं, उपाध्याय या प्रिसेप्टर जिसे कह सकते हैं, तो साधी विहारिका, ये कुछ नाम हैं जो कि आपको रटने पड़ेंगे। और हिंदी में है ये, या संस्कृत कह लो कि पाली। हम सब जानते हैं कि जो एंशिएंट एजुकेशन जो दी जा रही थी वो संस्कृत में थी, बट जब हम बुद्धिस्ट पीरियड पढ़ते हैं उसमें पाली की बात करते हैं। पाली लैंग्वेज जो कि उसी की एमर्जिंग लैंग्वेज है। हिंदी आई है उससे, और हिंदी बाद में आई है। सबसे पहले प्राकृतिक पाली ये संस्कृत भाषा से ही आई है। तो प्राइमरी अगर देखें तो संस्कृत भाषा ही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और स्पिरिचुअल हेल्प की जाती थी। इसमें भी रिलीजन एजुकेशन दी जाती थी। जो भी आपकी सफरिंग की बात करते हैं बुद्धिस्ट, और इसमें क्या कहते हैं, एक प्रॉपर मेथड्स होते थे जिसमें ओरल रिसाइटेशन होती थी। ओरल रेसिटेशन या रिसाइटेशन जो भी आप कह सकते हैं। ओरल रिसाइटेशन मतलब कि ओरली उसको रिसाइट किया जाता था। आप कह सकते हैं कि डिबेट, शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं, डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसरिंग जैसी चीज़ें उसमें की करवाई जाती थी। और मोनेस्टिक स्कूल खोले गए उस समय। कह सकते हैं कि गुरुकुल तो ऐसे नॉर्मल ही, ऐसे पूरा संसार ही वैदिक था। तो उस समय तो कोई भी ऐसे स्कूल की वो ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी टीचर एक दूसरे को पढ़ा रहे थे, वो ब्राह्मण लोग पढ़ रहे थे। पर इसमें एक मोनेस्टिक स्कूल खोले गए जिसमें हम कहते हैं बिहार में, जिसे हम कहते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसरिंग की जाती थी, यूज़ ऑफ स्टोरीज़ और पैराबल्स और बिहार होते थे जो मोनेस्टिक स्कूल खोले गए। हेतु विद्या जो होती है वो इंडक्टिव मेथड करवाई जाती है। हेतु विद्या इंडक्टिव मेथड मतलब चैंटिंग के माध्यम से या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से किसी मूल तत्व तक लेके जाते थे, उसको इंडक्टिव मेथड कहते थे। और इस तरह से एजुकेशन दी जाती और ट्रेन किया जाता था इंटेलेक्ट को, एक व्यक्ति को। द सब्जेक्ट लॉजिक वॉज इंट्रोड्यूस। सब्जेक्ट जो लॉजिक जो था वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि व्यक्ति के दिमाग में जो लर्नर लर्न कर रहा है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलप हो।
अब नेक्स्ट आता है मुस्लिम पीरियड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप मुस्लिम पीरियड पढ़ लोगे ना तो आपका इसके साथ मकतबा भी कंप्लीट हो जाता है, मकतबा और मदरसा। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि 1200 AD, ये पता कब आया? आफ्टर क्राइस्ट के बाद। अरब में ये पहले ही शुरू हो गया था और ये चालू ही 1200 के बाद ही हुआ है। अगर पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखें ना तो जो मुस्लिम रिलीजन है वो पहले कहीं नहीं था। जैसे कि एक वैदिक एजुकेशन की साक्ष्य हमें मिलते हैं, वैसे इसके साक्ष्य तो 1200 AD में मिले, जिसमें एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति है जिसको अल्लाह ताला ने एक बुक लेके भेजा है और उसे कहा है कि भाई ये बुक है वो लोगों को प्रोवाइड करो और इससे इस्लामिक रिलीजन का प्रचार प्रसार करो। और ऐसा ही उनके जो पादरीज नहीं कहते इसमें मौलवीज जो होते हैं जो कि इस शिक्षा को प्रोपगेट करते हैं, उनको भेजा गया। तो बेसिकली इसका क्रक्स यही है कि इसमें क्या होता था कि भाई जो एक गुफा थी उसमें से मोहम्मद जी निकले बाहर और उन्होंने एक पुस्तक उनके हाथ में थी जिसका नाम था कुरान। और उसमें ये बताया गया कि भाई जो अल्लाह ताला है, जो भी उनका जो ईश्वर है, वो इसमें बुक में दी गई जो भी कहानियाँ, पुस्तकें, जो भी चीज़ें हैं वो उसको माने और उसको समझे। तो ये जो रिलीजन में मर्ज हुआ वो उस बंदे के वजह से हुआ। और वो 1200 AD मतलब क्राइस्ट के आने के बाद, मतलब क्राइस्ट का बर्थ हो गया था उसके बाद की बात है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर के लिए कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था। मतलब जो टीचर बन रहा था वो पुस्तकें पढ़ लेता था, वही टीचर बन गया। तो कहने का मतलब है कि जो उसने पढ़ा, अपनी कहानियाँ इंटरप्रेट करी, वो औरों को प्रोपगेट करता। तो टीचर उस समय कोई भी ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। इन द होली कुरान, ये जो पवित्र पुस्तक कुरान है, उसमें एजुकेशन बताई गई कि कैसे ड्यूटीज़ होती हैं कि इंडिविजुअल्स की। एक मोहम्मद रूलर्स बने, वो क्या करते थे, मोहम्मद के जो रूलर्स मतलब कि जो खलीफाज होते थे, जो इनके बाहक होते थे, वो क्या करते थे कि स्कूल्स खोलते थे जिसको नाम दिया गया मकतब, ठीक है। और जो कॉलेज होते थे वो मदरसाज होते थे। मदरसाज मतलब जो कि हायर लेवल एजुकेशन जो होती है वो मदरसाज में दी जाती है। लाइब्रेरीज इन देयर डोमिनी, ठीक है, लाइब्रेरीज़ भी, उनमें भी जो कुरान्स हैं वो दी जाती हैं, उससे रिलेटेड जो भी आयतें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें बताई जाती हैं। इन मकतबा ऑफन अटैच टू द मॉस्क। तो मकतब जो होते थे वो, क्योंकि वो स्कूल्स होते थे जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते थे, तो कहने का मतलब है कि वो मॉस्क के साथ कनेक्टेड थे। क्योंकि मॉस्क क्या होती है? मस्जिद, जिसमें ये कुरान्स पढ़ी जाती हैं, है ना, सुबह शाम दोपहर जैसे 5 बार। द स्टूडेंट रिसीव इंस्ट्रक्शंस इन द कुरान विच दे हैड रिसाइट रीडिंग। मतलब स्टूडेंट को क्या रिसीव करना है? ये कुरान को ही पढ़ना था। और उसको क्या करना, क्या होता है कि जब तक बच्चे को समझ में नहीं आई होती है तो वो तब तक वो इमिटेशन या रिपीटेड वर्जन, या कह सकते हैं कि जैसा किसी ने उसको बताया वैसा ही वो अपने दिमाग में छाप लेता है। ऐसा ही वैदिक एरा में भी था कि क्या हो रहा था कि उसमें जो डिसिपल था, जो बच्चा था, गुरुकुल सिस्टम होता था, वो बचपन से ब्रह्मचर्य जैसे ही उसने अडाप्ट किया वैसे ही उसको रिसाइटेशन की ओरली सिखाया जा रहा था कि उसको सुनना है और सुन के फिर रिपीट करना है, फिर जनरलाइज करना है। जनरलाइज बेशक नहीं होता था, बचपन में किसी को भी नहीं होता। तो मुस्लिम रिलीजन में भी पहला क्या स्टेप है? रिसाइट करना है और रीड करना है, पढ़ना है। अगर नहीं भी आ रहा तब भी पढ़ना है और फिर लिखना है, फिर अर्थमेटिक वही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी। मीडियम जो होता था वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्शियन लैंग्वेज। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लैंग्वेज अलग हो सकती है, कुरान से अलग, बुक्स अलग हो सकती हैं, बट द कोर पॉइंट इज टू बी राइट हियर दैट रिलीजियस एजुकेशन शुड बी गिवन, दैट कि कैसे जीवन को जीना है। हर एक रिलीजन यही बता रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो कैसे उसको टैकल करना है, क्या ज़रूरी है, क्या सही है, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं।
तो आप देख रहे होंगे कि पर्शियन लैंग्वेज में यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। द स्टडी ऑफ अरेबिक वॉज कंपल्सरी। अरेबिक क्योंकि अरब में आप देखोगे जो 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 है अल्लाह ताला जो भी है वो वहाँ पे जन्मे हैं, कह सकते हैं कि वहाँ से उनका प्राकट्य कह सकते हैं हुआ है। तो अरेबिक जो लैंग्वेज है वो कंपल्सरी की गई है। मदरसास द कोर्स ऑफ included grammar, logic, theology, metaphysics and literature, jurisdiction and science। अब इसमें जो मदरसाज होते थे, जो हायर एजुकेशन, बच्चे को रिसाइड तो हो गए, वो आयतें याद तो हो गई, बट उसको समझ में नहीं आई हैं, अब वो हायर एजुकेशन लेने जाएगा मदरसा में, तो उसमें ये बढ़ाया जाता है कि भाई ये कहाँ से शुरू हुई, ग्रामर इसकी कहाँ से, क्या लॉजिक क्या है इसका, थियोलॉजी स्टोरीज़ क्या है, क्या इसके अलावा भी कुछ है जीवन में, लिटरेचर साहित्य क्या है, या साइंस के बारे में भी डिस्कशन की जाती है। द टीचर टीचिंग द मकतबाज वर मोस्टली मौलवीज़। जो टीचर जो पढ़ाते थे मकतबाज में वो मौलवीज़ होते थे। स्पेलिंग क्या है, MOULVIIS, मौलवीज़। बट जो मदरसा स्कॉलर्स थे वो पर्सन वर एम्प्लॉयड। जो मदरसाज में स्कॉलर होते थे, जो पढ़ते थे, वो एम्प्लॉयज़ होते थे, ठीक है, एम्प्लॉयड होते थे वो, मतलब मदरसाज में, मतलब कि उनको अब वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। इन मकतबाज वर मोस्टली, समझ में आ गया होगा, द मेथड टीचर प्रिपरेशन वॉज मोस्टली इनिशिएशन। व्हाट द ओल्ड टीचर प्रैक्टिस, कि जो मेथड होता था टीचर को प्रिपेयर करने का, सेम एज जो मौलवी जैसे बने होंगे वैसे ही सेम बन जाते थे। गुड एक्सपीरियंस टीचर्स एंड आइडेंटिफाई एबल स्टूडेंट्स, अप्लाई द ट्यूटर टू द हेल्प। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं कि मिडिवल टाइम में ऐसे एजुकेशन मेथड्स इस तरह से होते थे ताकि और मौलवीज तैयार हों और इतने हाई स्टीम के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में। और उसमें एक बेसिक चीज़ थी कि क्रैम करो, मेमोराइज़ करो। और इन पीरियड्स में क्या होता था, सिर्फ क्रैमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि भाई रटना है आपको, ये आयतें हैं और इसको रटो और मेमोराइज़ करो, इसको समझो। मेमोराइज़ क्या होता है कि जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ तो इसको अपने दिमाग में फिट कर लूँगी। और जो टीचिंग पढ़ाई जाती थी ओरली पढ़ाई जाती थी, कोई बुक लेके टीचर नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल वर ऑल्सो कंडक्टेड, जैसे कि मेडिसिन हो गए, एनालिटिकल इंडक्टिव मेथड्स टीच होते थे। और अभी के टाइम पे भी यही बताया जाता है कि इंडक्टिवली बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि डिडक्टिव किसी को, लॉजिक किसी को भी पहले हाथ में समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल से ही रूल की तरफ लेके जाना बच्चे को, जनरल से स्पेसिफिक की ओर इंडक्टिव मेथड यूज़ करना है। क्योंकि पहले के ज़माने में बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको इंडक्टिवली पढ़ाया जा रहा है, रिसाइट करवाया जा रहा है। हाँ, ये क्रैमिंग हो सकती है कहीं ना कहीं, एक फिटिंग हो जाती है दिमाग में, कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग में कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे रटनी है, समझ में नहीं आ रही होती है फिर भी रटनी है। अब इसके बाद आता है ब्रिटिश पीरियड। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि मकतबा और मदरसा का दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। गुरुकुल सिस्टम भी कुछ समझ में आया होगा। ब्रिटिश पीरियड क्या है, ब्रिटिश पीरियड आप देखते हो कि जब 1700 AD कि अब क्या है कि वो जो क्राइस्ट है वो बड़ा हो गया और उसने अपनी बाइबल बना दी है। तो ब्रिटिशर ने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो टोटली चेंज ही कर दिया। जहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ रिलीजियस एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है एजुकेशन, पर यहाँ पे अगर देखें तो पूरी ही चेंज कर दी। साइंस पे ले आया, प्रैग्मेटिक चीज़ें लेके आया, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब लेके आया। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल थी और काफ़ी चेंजेस भी आए देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पे जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है तो वो उनकी वजह से ही है, क्योंकि उनको वो वैसे घोड़े चाहिए थे जो कि एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं थे। तो क्या होता था कि सारे रिलीजन के बारे में ही पढ़ रहे थे, कोई भी बाहरी शिक्षा तो दे नहीं रहा था जीवन की। तो इनको ऐसे घोड़े चाहिए थे जो पैसा बनाएं, और ये लोग बिजनेसमैन थे। बिजनेस वाले क्या होते हैं, जिनको और पैसे से पैसा बनाना होता है। वो कोई भी फिलोसफी पे बिलीव नहीं करते, वो सीधा
प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा, मटीरियलिज्म में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। सीधे आते हैं अब इसकी कहानी में। तो यूरोप मिशनरीज़ हमारे इंडिया में सबसे पहले आई और इन्होंने ही हमारे देश में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोले। और डैनिश मिशनरी कहता है कि एक नॉर्मल स्कूल जो टीचर के लिए खोला गया वो पहला श्रीरामपुर नियर कोलकाता में था। तो ये याद कर लेना कि श्रीरामपुर कोलकाता कहाँ है, ठीक है। मद्रास में एंड्रयू वेल जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम निकाला गया था जिसमें टीचर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मतलब अगर हम कहें कि 1700 एडी में हमारा जो सिस्टम था एजुकेशन का वो बिल्कुल ही अपने तरीके से उन्होंने चेंज करा। और इसमें यूरोपियन मिशनरीज़ जो थे वो अपने तरीके से एक टीचर को ट्रेन कर रहे थे ताकि उनके लिए एक घोड़े तैयार हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कलकत्ता में टीचर को ट्रेनिंग क्यों दी जाती होगी, सोचो ना। क्योंकि उनको वैसे ही सस्ते लोग नहीं मिल पा रहे थे जो कि उनके ही घर से थे। हाँ, वहाँ के लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इसलिए थे क्योंकि उनको जो नॉर्मल लाइफ्स में जो चीज़ें हैं वो मिल गई थी, डेवलपमेंट हो गई थी। बट यहाँ पे क्या था, सब रिलीजन के बेसिस पे एजुकेटेड नहीं थे। इनको चाहिए थे कुछ ऐसे पर्टिकुलर घोड़े जो कि एक एग्ज़ाम के बेसिस पर वो उनको सेलेक्ट करते थे और सेलेक्ट करने के बाद उसको अपनी जॉब में रख लेते थे और वो उनके लिए फाइलें बनाना या उनके लिए कोई काम कर देना या ऐसा कुछ तबके को तैयार करना जो कि उनके काम में सहयोग कर सकें, बस उनको ही पढ़ाते थे। तो कहने का मतलब है कि वो भी कहीं हद तक वो अपने मतलब के लिए पढ़ा रहे थे। बट वो जब वो एजुकेशन मिलती है किसी को भी, जब आंखें खुलती हैं किसी के भी, तो वो सबको जगाना चाहती हैं। कहने का मतलब है कि उनमें से ही कुछ अच्छे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल निकले जो कि उनकी ही एजुकेशन सिस्टम से उनको ही यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। कहने का मतलब है कि जहाँ पर वो हमारे शोषण करने की कोशिश कर रहे थे, हमसे काम लेने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही आप देखते हैं कि टीचर ट्रेनिंग के लिए आप इसमें इतना नहीं लिखोगे, फिर भी आप इतना समझो कि जितना हम सब्जेक्ट को जितना हम डीप समझेंगे ना उतना हम लिख पाएंगे, समझे। और इसमें मतलब टाइमली चेंज होते रहे। 1823 में 1800 बहुत सारे जो हमारे वो आते थे, क्या कहते हैं, गवर्नर्स हो गए, लॉर्ड हो गए, जो भी हैं, ये अपने हिसाब से लोगों को फिट करते थे और तुम हमारे काम में आओगे बछड़े, चलो काम करो। और उन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोशिश करी कि जो हमारा जो सिस्टम चल रहा था हिंदू और मुस्लिम टीचर्स का, वो अलग अलग अपना बना सकते हैं। क्या कहते हैं कि उन्होंने एक नॉर्मल स्कूल स्टार्ट किया 1826 में। 1826 तक जो था वो रिलीजियस एजुकेशन ही चल रही थी। कहने का मतलब है कि हिंदू वाले दे रहे थे, मुस्लिम वाले दे रहे थे, और कोई भी एजुकेशन जो थी वो चीज़ें प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, वो सिर्फ एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रही थी, उससे भी काम नहीं चल सकता था। अब चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से भी ज़रूरत उनको पड़ी तो उन्होंने किया। ओवरऑल देखा जाए तो मद्रास में ये पहला नॉर्मल स्कूल था जो कि ब्रिटिशर ने खोला था, है ना। और इसमें टीचर को प्रिपेयर किया जा रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और आप देखते हो कि 1847 1000 साल लग गए इसको रेनोवेट करने में। आप इसमें अब देखोगे प्री इंडिपेंडेंट में बांट दिया गया और पोस्ट इंडिपेंडेंट। अब पहले उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस लाए जिसमें मॉनिटरल सिस्टम रहा 1880 में। ये फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग यहीं से शुरुआत होती है, मतलब 1880 में कि इंडिया में फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये ओरिजिनेट हुई थी। और ये इंडिजीनियस टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं इंडिजीनियस और मॉनेटरी सिस्टम था। इट वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंस्ट्रक्शन, है ना, नंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स प्लेसिंग ईच ग्रुप्स अंडर द ब्रिलियंट पीपल्स का कॉल्ड मॉनिटर। तो मॉनिटर एक होता था और उसके अंडर बच्चे पढ़ रहे होते थे। टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स खोले गए जो कि बंगाल में क्यों इतना, क्योंकि उनका अड्डा ही वहाँ पे था। 1880 की बात चल रही है यहाँ पे,
मतलब आप समझ रहे हो कि 19वीं शताब्दी, एक शताब्दी लग गई एजुकेशन सिस्टम को हिलाने में, ख़त्म करने में। तो आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं कि जो करिकुलम मेथड्स एम्स चल रही हैं एजुकेशन की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये शुरुआत ही ये जो न्यू सिस्टम हम देख पा रहे हैं अपने जीवन में, तो 180 से शुरू हो रही है। अभी तक कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग या कह सकते हैं कि फॉर्मल टीचिंग ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। अभी तक क्या हो रहा है कि जो टीचर के मन में आया स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी है वो दे रहा है, और यहाँ से एक सिस्टम चालू हुआ। सिस्टम मतलब एक प्रोसीजर। अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि सिर्फ, अब इसके भी ड्रॉबैक्स आज देखने को मिलते हैं कि भाई एक व्यक्ति 10th तक पास करता है, फिर 12th पास करता है, जो उसके मन में आया वो स्ट्रीम उसने चूज़ कर ली, उसके मन में क्या चल रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन बिल्कुल ही फिनिश्ड हो गई है। सिर्फ एक इंसान लिटरेसी गेन कर रहा है, एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहा। तो मतलब इन दोनों का बैलेंस अगर रहेगा तो एजुकेशन बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे ही चलती रहेगी। टीचर ट्रेनिंग सिस्टम खोले गए, और इसमें देखें तो नॉर्मल स्कूल्स हो गए। वुड डिस्पैच आपने सुना होगा, जिसमें मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1854 में ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया था, जो कि एजुकेशन के रिलेटेड था। इंग्लिश एजुकेशन जो थी उसको कहता है मैग्ना का आटा, मैग्ना का आटा नहीं, मैग्ना कार्टा। वुड डिस्पैच में आप वुड डिस्पैच में क्या था, जिसमें टीचर के बारे में, बच्चों के बारे में, प्रोफेसर कैसा होना चाहिए, स्कूल मास्टर कैसा होगा, ये सब एक इंग्लिश वाले हमें बता रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। एक सिस्टम हमारे सामने रख रहे थे। उसके बाद लॉर्ड स्टैनली डिस्पैच आया 1859 में। तो 54 के बाद 59 में 5 सालों के अंदर उन्होंने अपने खत भेजते थे, एक्ट भेजते थे, और इस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को चैनलाइज करते थे वो, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हम कोई तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। बट वो इनिशियली हम पे प्रेशर डाल रहे थे ना। एक एजुकेटेड व्यक्ति जान पाएगा कि वो हमें डाल रहे थे, बट एक सिस्टम भी तो उन्होंने ही लाया ना। आज अगर हमें कोई जॉब मिलती है तो एक सिस्टम से ही मिलती है ना। तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल्स थे मद्रास, लाहौर में खोले गए टीचर ट्रेनिंग के लिए भी। 1994 देखो, 1880 में ये शुरुआत हुई एक एजुकेशन देने की, यहाँ एक टीचर को ट्रेनिंग देने की। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो फिर भी जो रेजोल्यूशंस लाए जाते थे एजुकेशन से रिलेटेड, वो इस तरह से आते थे। इस तरह से गवर्नमेंट ने हमें बताया जाता था कि एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता था जिसमें इंग्लिश में होता था, और कुछ लोगों को समझ में आता था, कुछ लोगों को नहीं आता था, क्योंकि हमारे इंडियंस में इंग्लिश तो बोली नहीं जाती थी। अब आपने सुना होगा कि लॉर्ड मैकॉले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल चेंज ही ला दिया। हम जहाँ पे हम हिंदी बोलते थे वहाँ पे सीधा ही उन्होंने इंग्लिश हमारे सामने रख दी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़ द इंग्लिश। तो कैसे एक व्यक्ति इंग्लिश में बात कर पाएगा। लॉर्ड कर्जन ने भी बहुत सारी टीचर ट्रेनिंग की बात की, और उसमें ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलत ही किया, इन्होंने अपने मतलब के लिए काम किया, अच्छा, बट वो उनके ऊपर ही मोल्ड हो गया। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले गए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ताकि आउट ऑफ टीचिंग और इम्प्रूव हो पाए। जैसे कि मद्रास, कुर्सोंग, इलाहाबाद, लाहौर, ये सब जगहों में टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले गए जिसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जाती थी। एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन वर्क ऑफ हायर ट्रेनिंग, इक्यूब ऑफ ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले गए। फिर ग्रेजुएट 2 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए 1 ईयर के लिए, और फिर इसके बाद डिप्लोमा और डिग्री दी जाती थी, जिसकी वजह से ये पता चलता था कि ये टीचर है। ट्रेनिंग स्कूल्स खोले जाते थे। बहुत सारी चीज़ें 1904 में हुई। 1904 में क्रक्स में आप लिखना चाहो तो इसमें टीचर ट्रेनिंग या कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट इसके ही बेसिस पे, इसकी ही तर्ज पे 1930 में देखो कितना अंतराल कितना है कि 10 सालों के अंदर ये रेजोल्यूशंस आ रहे थे।
एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1913, इसमें भी यही बताया गया है कि भाई कैसे और हम प्राइमरी एजुकेशन कैसे रिमूव कर सकते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। पहले हायर एजुकेशन के लिए आया, फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया, फिर उसके बाद प्राइमरी के लिए आया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप इसमें फोकस किया गया है। हर व्यक्ति को एजुकेशन दी जानी चाहिए। और इसमें अभी भी सिस्टम वर्नाकुलर एग्जामिनेशन आया, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती थी, एक पीरियड होता था। 1919 में कमीशन आया, सैडलर कमीशन आने लगे। फिर आपने देखा होगा 1919 में कमीशन आए, जिसमें ग्रेजुएट कैसे ओपन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें पता क्या है कि कुछ लेवल्स पे कुछ 10 ईयर्स के गैप्स में ये कमीशंस आते थे, और इससे ये बताया जाता था कि और कितना इम्प्रूवमेंट हो और इसमें क्या ऐड ऑन हो। जैसे हरतोक कमेटी हो गई 1929 में आई, और इस तरह से बीएड को इंट्रोड्यूस किया गया उनकी टीचर के लिए, है ना। ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद वुड रिपोर्ट 1937 की, सर्जेंट रिपोर्ट 1944 की, फिर ये सभी चीज़ें चलती रही। इसके बाद ये सब जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया वो हमें छोड़ के चले गए, तो हमें क्या गम है। फिर भी उन्होंने जो सिस्टम हमें बना के दिया था, एक प्रारूप तैयार कर दिया था कि इस तरह से टीचर एजुकेशन दी जानी चाहिए। बट जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, पर इसको करना ही था। 1952 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया और टीचर के बारे में बात की जाती है कि भाई सबसे पहला जो पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन था वो सेकेंडरी एजुकेशन आया। फिर उसके बाद फाउंडेशन टीम, इसमें थोड़े छोटे छोटे जो भी काम किए गए, कमिटीज़ बनाई गई, स्कूल में कैसे काम करना है, साइकोलॉजी पे कैसे काम, मेथड्स पे क्या काम करना है। एजुकेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करना, कि जिसमें कोठारी कमीशन बिठाया गया था 1964 में। इसके बारे में काफ़ी बातचीत होती है। 1964 में ये एजुकेशन कमीशन बनाया गया, जिसमें ये बताया गया कि टीचर को कैसे एजुकेट किया जा सकता है, टीचर को और कितना इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। टाइट जैसी चीज़ें, एनसीटी और बीआरसी, सीआरसी, इसके दौरान ही सर्व शिक्षा अभियान, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए, और भी बहुत सारी एजुकेशन के बारे में और इम्पॉर्टेंट, और टीचर को कैसे और अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये पॉलिसीज़ होती थी, इसके बारे में बताया गया। फिर इसके बाद नेशनल कमीशन फिर से आए, ये टाइमली आते रहे हैं, 83 85 में आए। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE, ये जो 1986 में आए, इसमें भी ये बताया गया कि कैसे टीचर को और इम्प्रूव करना है। डाइट्स इंट्रोड्यूस की गई, SCRTs इंट्रोड्यूस की गई, 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट बनाए गए। CTE के बारे में 250 कॉलेजेस खोले गए, और ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों टीचरों को, जो आगामी टीचर्स हैं। आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1990s में बनी, और उसमें भी टीचर की ट्रेनिंग की बात की गई। इंटर्नशिप होनी चाहिए इसकी प्रॉपर, एक तरीके की मतलब एक टीचर को बनने में एक प्रोसीजर से जाना होगा। NCF में काफ़ी करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चे को किस तरह से करिकुलम देना है, फिज़िकली, मेंटली, प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस की गई। आप देखते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए टीचर ट्रेनिंग के लिए। और इसको अगर हम देखें, NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, 2010 में आया। इस तरह से टैट को इंट्रोड्यूस किया गया। एस्टैट 2010 के बाद से हम देखते हैं CTET जैसी परीक्षाएं होती हैं। फ्री एंड कंपल्सरी RTE आया, जिसमें एजुकेशन को प्रमोट किया गया। ऑपरेशनल फॉर्म्स चालू हुए, और ये जो है NCFTE जो भी है, टीचर को एक प्रोसीजर से, क्वालिफाइड एग्ज़ाम से गुजरना होगा जो टीचर बनेगा। मतलब आप देख रहे हो NAC जैसी इन संस्थाएं खुली, कि जिसमें NAC आपने देखा होगा कि आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो A+ है, NAC का दौरा उसमें हुआ होगा, वो ये प्रदर्शित करती है कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है,
कितना अच्छा वर्क कर रहा है समाज में, इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको थोड़ी रटी हुई होनी चाहिए ताकि आपको इतना तो पता हो एज अ टीचर आपको ये सारी इंस्टीट्यूशन के बारे में, राइट। तो 2009 में क्या आया, 2010 के बाद ये आप देखते हैं जो CTET है वो कब चालू हुआ होगा। ये प्राइमरी स्टेज है एक टीचर को क्वालिफाई करने की, कि एक टीचर क्वालिफाई तब होगा जब उसको बेसिक कंसेप्ट्स बच्चे के बारे में पता होंगे, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, अपने सब्जेक्ट करिकुलम के बारे में पता हो। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। तो ये था कुछ हिस्ट्री या रूट ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि हमारे हिस्ट्री को हमने पूरा जानकारी ली कि हिस्ट्री से अब तक की जो भी कहानी है वो हमने कुछ डीप इंस्ट्रक्शंस नहीं लिए इसमें। जो भी कमीशंस बनाए गए इसमें हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की, बट हाँ एक अगर आपको ओवरऑल पता हो कि ये वाला कमीशन आया, इसके बाद ये वाला 1952 में, फिर 1956 में, 64 में, फिर उसके बाद 83 में, फिर 86 में, 1990 में, 2005 में, फिर उसके बाद 2010 में। तो टीचर के लिए कब कब कैसे कैसे प्रोविजंस लाए गए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी आप देखते हो कि कितनी रेनोवेशंस एकदम हवा में। एक टीचर को नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर बनने जा रहे हो भाई तुम्हें किस क्लास को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेथड्स क्या होंगे, टीचिंग क्या होगी, वो सब पता होना चाहिए, तभी तुम टीचर बन पाओगे। और ये एक स्किल है जो कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है, नो मैटर विच क्लास इन यू हैव टू बी रूटेड विद दिस प्रोफेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, आपका काम क्या है, आप इसकी क्या हिस्ट्री रही है, आज के टाइम में क्या इसकी रेलेवेंस है, सब पता होना चाहिए आपको। तो टीचर कोई भरा हुआ एक वो नहीं है, तो फिर भी उसको लर्न करते रहना पूरे जीवन भर। अपने जो भी अडॉप्शन इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट दे रही है, या कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का माइंड ही वो उसको शार्पन कर रहा है, सजेशन के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से हम और इसमें अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ संस्थाएं थी और कुछ इम्प्लीमेंटेशन थी जो कि हुई हैं, और ये रूट्स रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के। और कुछ लोगों ने इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की, बट कर नहीं पाए। आज हम स्वतंत्र हैं, किसी एजुकेशन को ले पा रहे हैं। आज की एजुकेशन पता कैसी हो गई है कि एक व्यक्ति लिटरेट है पर एजुकेटेड नहीं। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अब अगली वीडियो में हम गुरुकुल के बारे में, मदरसा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अब पढ़िए अच्छे से और पेपर ठोक के आइए।